डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलबीर है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। साल 1942 को हमारे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कहानियाँ आज तक तीसरी पीढ़ी में सुनाई जाती हैं। मेरे दादाजी ने जैसे वो कहानी सुनाई थी मैं आपको बिल्कुल वैसे वैसे ही सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरमेल है और मैं अमृतसर शहर का रहने वाला हूँ। साल 1942 है और मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिठाई की दुकान पर काम करता हूँ। वो मिठाई की दुकान का मालिक एक ढाबा भी खोलना चाहता था क्योंकि मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता था, तो उसने कहा था उसका काम तुम संभालना। लेकिन मैं पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो अपना अलग ढाबा खोलना चाहता था। लेकिन मजबूरियां ऐसी थी कि मुझे नौकरी करनी पड़ रही थी। मेरे परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और मैं घर बार चला रहा था, लेकिन जमा पूंजी कभी होती ही नहीं। जितने रुपए मैं कमा पाता या मेरे पिता कमा पाते वो सब लग जाया करते थे, इसीलिए कुछ भी हम जोड़ नहीं पाते थे। महंगाई ऐसे बढ़ रही है कि आपका खून तक चूसने पर उतारू हो चुकी है। पता नहीं ये महंगाई हमारी जान लेकर ही मानेगी। मैं सोचता हूं किसी से उधार ले लूं, किसी रिश्तेदार से, लेकिन जब अपने रिश्तेदारों की तरफ देखता हूं वो भी तो गरीब हैं, उन्हें भी तो अपना घर चलाना है, तो मायूस हो जाता हूं और फिर उसी मिठाई की दुकान पर बिना मन के भी मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन इस बार घर में मौसा और मौसी आए हुए थे और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो भी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया करते थे क्योंकि उनके घर में कभी संतान नहीं हुई, इसीलिए वो मुझे अपना बच्चा मानते थे। तो मैंने उस मिठाई की दुकान के मालिक को कह दिया कि मैं 2 दिन नहीं आने वाला, घर में मेहमान आए हैं, मौसा मौसी जी आए हैं और मैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। मिठाई वाला मान नहीं रहा था, लेकिन अंत में वो कर क्या सकता था। मैंने कहा मैं काम छोड़ दूंगा और उसके पास मेरे जैसा कोई बावर्ची नहीं था जो ऐसा खाना बना सके, तो उसने मुझे जाने दिया। घर जाकर सबसे पहले मैंने मौसी को गले से लगा लिया था और फिर मौसा को भी गले से लगाया। वो 4 से 5 दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आए हुए थे और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए था। मैं हमेशा से उनके साथ समय बिताना पसंद करता था। फिर उन्हें मैं अमृतसर घुमाने के लिए शाम के वक्त लेकर गया और घूमते घूमते उसी मिठाई की दुकान के पास भी लेकर गया कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ और मुझे लगा था दुकान का मालिक कुछ ना कुछ मिठाई उन्हें खाने के लिए देगा क्योंकि मैं दुकान के अंदर उन्हें लेकर आऊँगा। लेकिन हमेशा से वो मिठाई की दुकान का मालिक ऐसा ही था, चिड़चिड़ा सा, और उसने उनके सामने कुछ नहीं रखा। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इसे अपना घर मानता हूँ, कम से कम मेहमानों के सामने कुछ तो रखना चाहिए था। लेकिन वो बाद में मुझे एक तरफ बुलाकर कहने लगा था, रुपए हैं तेरे पास, देख मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं देता, रुपए दे दे, उनके सामने खाने का सामान रख दूंगा। मेरे पास सच में रुपए नहीं थे। फिर मेरे मौसा जी ने कहा चलो कहीं और चलते हैं। वो समझ चुके थे मेरी मजबूरी। मेरी मौसी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो कहने लगी, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन हमारे पास भी ज़्यादा रुपए नहीं है। मैं जानती हूँ तुम एक ढाबा खोलना चाहते हो, तुम्हारी माँ के पास ज़्यादा जमा पूंजी नहीं है और हमारे पास भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो चुके हैं। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैंने कहा मौसी जी ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं ढाबा खोल लूँगा ना आपको यहीं पर बुला लूँगा, हर रोज़ाना मेरे ढाबे में आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाया करूँगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता। मौसी की आंखों में मैंने आंसू देखे थे।
फिर हम घर चले गए और रात के वक्त घर में महफिल जमी पड़ी थी। आस पड़ोस से सब आ चुके थे। कुछ रिश्तेदार जो अमृतसर में ही थे वो भी सब आ चुके थे। रात के 12 बजे तक तो बातें चलती रहीं। फिर धीरे धीरे रिश्तेदार अपने अपने घरों में जाने लगे और पड़ोसी भी अपने घर में जा चुके थे। मैं मौसा मौसी के साथ ही सोना चाहता था। मौसा जी कुछ देर के लिए बाहर गए थे और मैंने मौसी को रोते हुए देखा। मैंने कहा, मौसी जी आप रो क्यों रही हैं? तब मौसी ने कहा, काश मैं अपने गहने बेचकर तुम्हारी मदद कर पाती। मैं जानती हूं तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैंने कहा, मौसी जी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मौसी जी कहने लगी, काश काश मैं वो सच तुम्हें बता पाती। हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें दिया जा सकता है और तुम छोटे मोटे ढाबे की बात करते हो। तुम एक बहुत बड़ी दुकान खोल सकते हो। जब ये बात मौसी जी बता रही थी तभी मौसा जी आ गए और कहने लगे, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, क्या बोलती रहती हो? तुम्हें पता नहीं है कहाँ पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है? मैंने तब मौसा जी की तरफ देखा। किसी चीज से वो बहुत ज्यादा डर चुके थे, लेकिन मैंने मौसा जी को ऐसे घबराए हुए कभी नहीं देखा। वो किसी बात को मुझसे नहीं छिपाते थे। चाहे मेरे पिताजी से थोड़ा वो डरते थे, बातें कम किया करते थे, लेकिन मेरे सामने वो हर बात बता दिया करते थे। कोई राज नहीं था उनका। लेकिन इस बार मौसी जी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मौसा जी ने मना कर दिया। मैंने मौसा मौसी के सामने कहा, ऐसा क्या है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? मेरी मदद हो सकती है लेकिन आप करना नहीं चाहते। मौसी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी और फिर कहने लगी, मैं सिर्फ बता ही तो रही हूँ। मुझे पता है वहाँ कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन बताने में क्या हर्ज है? बच्चे के सामने अपनी मजबूरी दिखा तो सकते हैं ना। मौसा जी नीचे की तरफ देखने लगे और फिर कहने लगे, ये हमारे बेटे की तरह है। फिर मैंने दोनों की तरफ देखा और कहा, आप जो भी बात मुझे बताएंगे मैं उसे राज बनाकर रखूंगा, चाहे जैसी भी बात हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो। आप मुझे बताना क्यों नहीं चाहते? तब मौसा जी ने कहा, देखो बेटे, तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। भले ही हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अलग नहीं समझा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। ऐसी चीज़ है जिसे काम की कहा जा सकता है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए जान भी जा सकती है और मैं ऐसा खतरा उठाना नहीं चाहता। मैंने मौसा जी को कहा, मौसा जी साफ साफ बताइए, मैं वादा करता हूँ ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरी जान पर कोई खतरा आ जाए। तब मौसा जी ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें शायद बता सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, हमारे गांव से आगे कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें प्राकृतिक पहाड़ियाँ नहीं कहा जाता। माना जाता है कि किसी समय में वहाँ पर किले हुआ करते थे, लेकिन फिर वो टूट गए। उनके ऊपर मिट्टी जमने लगी और अब वो पहाड़ियों का रूप ले चुके हैं। और ऐसी ही एक पहाड़ी पर हमारी ज़मीन भी है, और जब उस ज़मीन पर खुदाई का काम चल रहा था, वहाँ से कुछ ऐसा निकला था जो कीमती है। वहाँ एक सोने का छोटा सा ग्लास निकला था और नीचे और भी बर्तन थे। वो मेरी बुआ जी ने अपनी आँखों से देखा था, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा भयानक था। वहाँ पर लोगों को धांस नजर आती है, धांस। मैंने मौसा जी से पूछा, धांस? धांस क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा, धांस होता है धुआं, लेकिन धुएं में कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे शरीर पर असर करता है। मान लो तुम सूखी मिर्ची को जलाओ तो उससे धुआं बनेगा, लेकिन वो साधारण धुआं नहीं होगा, वो धांस होगी जो कि नाक को चढ़ेगी। वहाँ पर रात के वक्त ऐसी धांस पैदा होने लगती है और दिन के वक्त भी धुंध के साथ धांस। लेकिन ये सिर्फ धुआं नहीं है, कुछ और है, और जो उस धांस में जाता है वो जिंदा नहीं बचता। धांस में भूत प्रेतों का झुंड है। कुछ ऐसी भयानक चीजें हैं जो इंसान को नोच नोच कर मार डालती हैं। मेरी बुआ प्राकृतिक मौत नहीं मरी थी, उन्हें कुत्तों के झुंड ने नहीं मारा था, बल्कि उनकी मौत उस धांस में हुई थी। और इस राज को हमारे परिवार ने राज बनाकर रखा। भले ही हमारे पास
वो सोने का ग्लास था जिसे हमने बेचा। और तुम्हें पता है सोना कितना महंगा है। कुछ रुपए ज़रूर मिले थे हमें, लेकिन उस जगह जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आसपास कई लोगों की और ज़मीन है और हर एक के घर में मौत हो चुकी है। इसीलिए सबका कहना है कि उस जगह जाने से कोई खास फायदा नहीं। एक तो पूरी तरह से वीरान जगह है, लेकिन उन्हें कोई क्या बताए, हमारी ज़मीन के नीचे किले के उस हिस्से में शायद ऐसे सोने के बर्तनों का भंडार है जो हमारी किस्मत बदल सकता है। लेकिन इसके बारे में हम ना किसी को बता सकते हैं, क्योंकि फिर सरकार हक जमाने के लिए आ जाएगी। लेकिन परिवार वालों को भी क्या बताएं, हम नहीं चाहते किसी को नुकसान हो, इसीलिए उस बात को हम अपने दिल के अंदर समा कर रखते हैं। फिर मैंने कहा, मौसा जी क्या ये सच है या बस एक कहानी है? मौसा जी ने कहा, मेरी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती थी। उन्होंने कहा कि बर्तन नजर आए तो मतलब बर्तन होंगे, लेकिन उस जगह के बारे में वो बता नहीं पाई। जब वो दोबारा वहां पर गई ना, उसके बाद उनके साथ ये हादसा हो गया। थोड़ी सी लालची थी, वो चाहती थी खुद उन बर्तनों को निकालें और उसके बाद सब में बराबर बांटे, ताकि उन्हें सब परिवार वाले रिश्तेदार ज़्यादा प्यार करें। लेकिन इसी बीच ये घटना हो गई जिसके बारे में किसी और को पता तक नहीं लग पाया। मौसा जी की बातें सुनने के बाद मेरी आंखें खुल चुकी थी। यानी कि बर्तनों का खजाना, सोने चांदी के बर्तन, अगर उन्हें बेचा जाएगा तो धन दौलत हमारे परिवार में आ सकती है। और जब इतने रुपए आ जाएंगे तो ढाबा क्या, एक बड़ी दुकान खोली जा सकती है, और वो भी सबसे महंगे इलाके में जहां पर भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब मैं अपने मुंह में बुड़बुड़ा रहा था, मौसा जी ने कहा, देखो तुमने वादा किया है, इस बात को सुनोगे और भूल जाओगे, उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करोगे। मौसी जी भी मुझे समझाने लगी थी और मैंने भी उन्हें कहा, जी बिल्कुल, मैं वहाँ क्यों जाना चाहूँगा, आपकी ज़मीन है, मेरी थोड़ी ना है। आप वहाँ जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, लेकिन मुझे इस बात से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 दिन मौसा मौसी घर में थे और मैं उस मिठाई की दुकान पर गया ही नहीं। 5 दिन मैं सोचता रहा, उनसे बातें करता रहा, क्योंकि ये राज मेरे सामने खुल चुका था। मैंने इस राज के बारे में किसी और को नहीं बताया। मौसा मौसी खुश थे। मिठाई की दुकान से काम छोड़ चुका था मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। जैसे ही मौसा मौसी जाने वाले थे, मैंने कहा, मौसी जी, मिठाई वाले ने काम से निकाल दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिता भी बहुत ज़्यादा निराश थे। फिर मेरे मौसा कहने लगे, कोई बात नहीं, नया काम मिल जाएगा। मैंने तब मौसा जी को कहा, मौसा जी आप मुझे अपना बेटा मानते हैं ना, तो जितने समय तक मुझे कोई काम नहीं मिलता, मैं गांव में आपके पास आ सकता हूँ। मुझे आपके खेत देखने हैं, खेती कैसे करते हैं, और वहाँ पर मैं कुछ समय बिता सकता हूँ या नहीं, आप बताइए मुझे। मौसा जी कहने लगे, अरे बिल्कुल, हमारे पास तो जब आना चाहते हो तुम आ सकते हो। अभी चलना चाहते हो तो चलो, वहाँ पर तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा। बागान में हमारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तुम्हें फल खिलाऊंगा। मेरे पिता मुझसे जानना चाहते थे कि मैं मौसा मौसी के पास उस गांव में क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ गांव में मन नहीं लगता, अमृतसर में मन लगता है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं, घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन गांव में एक बार फंस जाओ तो बस तक दोबारा नहीं मिलती। कई दिनों का कई बार इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने पिता को क्या बताता, जो सोच कर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, हमारे परिवार की वो जिंदगी बदल सकती है। सामान मैंने थैले में डाला, जिसके बाद चलकर हम बस स्टैंड की तरफ जाने लगे। जब बस में मैं बैठा था, मैं मौसा मौसी से बात नहीं कर रहा था। भले ही बस थोड़ी खाली थी, क्योंकि वहाँ आसपास के जितने गांव हैं वो शहर में कम ही आते जाते हैं। इस तरफ वाली बस ज़्यादातर खाली ही होती है, इसीलिए ये बस कम होती हैं। मैं बाहर देखता गया। मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो गांव नहीं है, मेरी किस्मत है, और किस्मत मुझे बुला रही है। गांव में पहुंचने के बाद
थोड़ा हमें चलना पड़ा था। सड़क से काफ़ी पीछे हटकर हमारा गांव था। गांव में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया। मौसा जी का वो पुराना छोटा साइकिल जो मैं पहले चलाया करता था, मैंने उसे ठीक करवाया। मौसा जी को मैं कहने लगा, मुझे ना सिर्फ इस गांव में घूमना है, आसपास के सभी गांव में घूमना है। मैं जानना चाहता हूं यहाँ के लोग कैसे हैं और क्या यहाँ से कुछ पैसे कमाने की तरकीब लगाई जा सकती है। मौसा जी ने मुझे पूरी आज़ादी दी थी, क्योंकि अब मैं छोटा बच्चा नहीं था, मैं बड़ा हो चुका था। वो साइकिल लेकर मैं शाम के वक्त घूमने लगा और मैं बस एक बार उन पहाड़ियों को देखना चाहता था और ये भी महसूस करना चाहता था कि इस मौसम में धुंध नहीं होती, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बादल नहीं है। तो धांस की बात जो करते हैं, जो रात को उस तरफ धुआं होता है जिसमें मिर्ची का एहसास होता है, क्या वो सच है या झूठ है। रात का वक्त हो चुका था। मैं साइकिल से उस गांव तक था जहां से आगे कुछ पहाड़ियां नजर आती थी और मैं हैरान हो गया। चांद पूरा था, लेकिन उन पहाड़ियों के आसपास जैसे बादल घिर आए थे। ये धुआं था, धुंध नहीं थी, जैसे आसपास के जंगली इलाके में आग लगी हो, लेकिन रोशनी नहीं थी, यानी आग नहीं है। बिना आग के धुआं कैसा। बात तो सच है। क्या ये सच में वो धांस है? सिर्फ देखा मैंने, जिसके बाद साइकिल चलाकर मैं घर आया। मुझे 45 मिनट तक लग गए थे घर आने में। अंधेरा हो चुका था तो मेरी मौसी ने मुझे डांटा, मौसा जी ने भी मुझे डांटा और फिर मुझसे पूछा, तुम उन पहाड़ियों की तरफ तो नहीं गए थे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, पहाड़ियों की तरफ मैं क्यों जाऊंगा। वो जो पास के गांव में तालाब है ना, नए दोस्त बने मेरे, तो उस तालाब में हम नहाने लगे। थोड़ी शर्त लगी कि तैरकर इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। वैसे भी वो तालाब का पानी ज़्यादा गहरा नहीं है ना, तो मैं वहाँ पर सबको करतब करके दिखा रहा था। मौसी हंसने लगी। फिर मौसा जी कहने लगे थे, कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? मुझे पहले से ही शक है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लड़की का चक्कर तो नहीं? पहले बता दो, यहाँ लड़की के चक्कर में कई लोग बहुत पिटते हैं। मैंने कहा, मौसा जी, मैं लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जब पिताजी चाहेंगे तब शादी हो जाएगी। शर्माते हुए मैंने ये कहा था, लेकिन सोच में डूबा हुआ था। उस पहाड़ी तक जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? अब मुझे कोई तरकीब लगानी थी ताकि मैं मौसा मौसी को भी मना पाऊं। तो अगले 3 दिनों तक मैं शाम के वक्त घर से निकलता और मौसा मौसी को कहता, मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूं। और मैंने कुछ ऐसे दोस्त भी बनाए थे, उनके साथ 1 घंटे के लिए गन्ने के खेतों के पास हम घूमते रहते। वो मुझे पास के कुछ पीपल के पेड़ दिखा रहे थे जिन्हें भूतिया माना जाता है। मैंने उनसे पूछा था, ये धांस का क्या चक्कर है? और वो कहने लगे, वो धांस उन पहाड़ियों के आसपास नजर आती है, वहां जाने की हिम्मत तो कोई नहीं करता, तुम भी वहां पर मत जाना। मैंने कहा, लेकिन उस धांस से बचने का कोई तरीका? क्या वो आंखों में मिर्ची की तरह लगती है? एक लड़के ने कहा था, वो ऐसी धांस है, हल्की हल्की मिर्ची का एहसास होता है, कुछ छींकें आती हैं। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है, वो धुआं आता कहाँ से है कोई नहीं जानता, और उस धुएं में जो जाता है उसे ऐसी ऐसी काली ताकतें नजर आती हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। बाकी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मैं कभी रात के 9 बजे तो कभी 10 बजे घर आने लगा। अगले 10 दिनों तक मैंने ऐसा किया। मौसा मौसी का भरोसा मैंने जीत लिया कि मैं दोस्तों के साथ होता हूँ और कभी कभी मैं उनके पास रुकना भी चाहता हूँ। हम रात के वक्त तालाब में नहाते रहते हैं। मौसा मौसी शुरू में मुझे टोक रहे थे और उसके बाद उन्हें लगने लगा कि मैं यहीं पर होता हूँ, कुछ ऐसा नहीं करता जिससे हमें नुकसान हो सकता है। और मुझे लग रहा था कि मैं अगर किसी को मना लूँ अपने साथ जाने के लिए, शायद मुझे ज़्यादा आसानी से ये काम करने का मौका मिले। मौसा मौसी से मैंने ये पता लगा लिया था वो ज़मीन कहाँ पर है, किस पहाड़ी के ऊपर है, सही जगह जहाँ पीला दरवाज़ा बना है। उस पीले दरवाजे के आगे खाली मिट्टी है।
जहां पर कभी वो कुछ सब्जियां भी लगाया करते थे, वहां पर एक खड्डा हो गया। अब उन्हें पता लगा वो खड्डा नीचे जाने का रास्ता था और वहां पर उन्हें वो छोटा सोने का ग्लास मिला था मेरे मौसा जी के बुआ जी को। 10 दिनों बाद मैंने एक रात वहां जाने की ठानी, बड़े बड़े सेल वाली वो टॉर्च लेकर, जो कम से कम 4 घंटे तक तो रोशनी करती। मुझे 1 घंटा लगता, वहां बड़ी आसानी से मैं खंगाल सकता था। वो जो पहाड़ियां थी ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उस तरफ का रास्ता टूटा फूटा और वहां जाना कोई पसंद नहीं करता था, तो बिल्कुल वीरान। जहां तक हर बार आकर मैं उन पहाड़ियों को देखा करता था, 10 रातों तक मैंने महसूस किया था वहां सच में रात को धुआं होता है। क्या सच में वो मिर्ची वाला धुआं है? जैसे कोई आग जलाता हो और हजारों मिर्ची जो सूखी हुई लाल हैं उसमें फेंक देता हो, जो ऐसी धांस उठती है। उस रात मैं पता लगाना चाहता था। मैंने एक चाकू भी अपने पास रखा था ताकि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए, और मैं बड़े ध्यान से वहां से सोने का एक बर्तन निकालूंगा, ना मौसा मौसी को पता लगने दूंगा। बड़े आराम से जब सारे बर्तन निकल जाएंगे फिर मैं बताऊंगा कि मैं ले आया हूं सारा सोने चांदी का सामान। अब धांस में कोई नहीं जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था, वहां धांस में जाने से सबको किसी खास कारण से ही रोका जाता था। साइकिल बड़ी तेजी से चला रहा था मैं। रात का अंधेरा और साइकिल के आगे मैंने टॉर्च लगा रखी थी। साइकिल चलाने में परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मैं किसी भूतिया जगह पर कभी जाना पसंद नहीं करता था। इन चीज़ों पर मुझे पूरा भरोसा था। लेकिन अगर बात सोने की हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा, मैं ढाबा खोल पाऊंगा, जिंदगी बन जाएगी। वरना पूरी उम्र गुलामों की तरह किसी मिठाई वाले के पास मैं काम करता रहूंगा, अपनी दुकान कभी खोल नहीं सकता। इस बार मौका है। यही सोचकर जो मेरी हिम्मत टूट रही थी, मैं उस हिम्मत को बांधे हुए था। साइकिल चलाता चलाता 20 मिनट में उन पहाड़ियों के पास पहुंच गया था, और वो तीसरे वाली पहाड़ी जहां पर कुछ टूटे फूटे घर मुझे दिखने लगे थे। चांद पूरा निकला हुआ था। मैं साइकिल चलाता चलाता एक पेड़ के पास पहुंचा। यहां पर ज्यादातर बरगद के पेड़ लगे हुए, और वहां एक ऊपर जाने का रास्ता। मुझे धांस नजर आने लगी थी। इन पहाड़ियों के ऊपर धुआं धुआं सा, और मुझे छींकें भी आने लगी। लगने लगा जैसे सच में किसी ने मिर्ची को जलाया हो। लेकिन इतने बड़े इलाके में कोई मिर्ची को क्यों जलाएगा, और बिना आग के धुआं कहां से उठता है। लेकिन फिर भी मैं सतह पर था, इन पहाड़ियों के ऊपर नहीं पहुंचा था, इसीलिए नीचे ज्यादा धुआं नहीं था। लेकिन मुझे उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना था। वहां पर है हमारी जमीन, और डर इस चीज का भी था कि ये जो पहाड़ियां हैं किसी जमाने में किले हुआ करते थे, तो ये साधारण जमीन नहीं है। शापित किले भी हो सकते हैं जो मिट्टी से बंध कर ऐसी पहाड़ियां बन गए हैं। चलना शुरू किया मैंने। साइकिल को बांध दिया था मैंने उस बरगद के पेड़ के साथ। भले ही रात का वक्त था, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। चोर उचक्के ऐसे ही खाली साइकिल देखकर हो सकता है उसे उठाकर ले जाएं। जैसे जैसे मैं चलता गया, छींकें आने लगी थीं, मिर्ची महसूस होने लगी थी, और मैं उस धुएं में घुस चुका था। दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और चांद की रोशनी भी जैसे कम हो गई हो। मैंने कपड़े से अपने मुंह को ढक लिया था ताकि सांस लेने में परेशानी ना हो। धुआं परतों की तरह था। एक परत गहरी, उसके आगे उससे भी गहरी परत। धुआं बढ़ता जा रहा था। वो धांस बहुत गहरी हो चुकी थी। मुझे पेड़ों के बीच से रास्ता तो मिल रहा था, लेकिन अब रोशनी सिर्फ मेरी टॉर्च की थी। हल्के हल्के हवा के झोंके उन पेड़ों की कुछ पत्तियों को हवा में उड़ाने लगे थे। वो पत्तियां मेरे चेहरे पर टकराती और ऐसा लगता चारों तरफ से हवा चल रही हो और ये पत्तियां मेरे करीब आना चाहती हो। मुझे पेड़ जिंदा होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे बिना हवा के भी
ये पेड़ जानबूझकर हिल रहे हैं, जमीन थर्रा रही है, या मेरे दिल की धड़कन ज्यादा तेज है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जैसे मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा हो। लेकिन फिर मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खंडहर थे वहां पर, खंडहर। किसी समय में यहां पर कोई गांव बसा होगा, लेकिन उसके बाद शायद इन खंडहरों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन पुश्तैनी जमीन होने के कारण कुछ लोग इसका इस्तेमाल शायद पहले करते थे। जैसे मेरे मौसा जी बताते हैं, वो वहां पर सब्जी लगाया करते थे। मौसा जी की बुआ जी भी यहां पर कभी कभी आया करती थी। इन खंडहर घरों के अंदर से चलने की वो आवाजें ऐसा एहसास देती जैसे ये कोई सुनसान और खंडहर गांव ना हो, बल्कि बसा हुआ हो, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि प्रेतों से। कभी दाईं तरफ से चलने की आवाज आती तो कभी बाईं तरफ से चलने की आवाज आती। ऐसा एहसास कोई करीब है लेकिन नजर नहीं आ रहा। लकड़ी पर कुछ मारने की आवाज। ये आवाज कभी कभी कुछ पंछी भी करते हैं जो पेड़ों में घर बनाते हैं। लेकिन क्या पंछी बसेरा बनाकर यहां खंडहरों में रात के वक्त आवाज कर रहे होंगे? मैं जितनी तेज चलने की कोशिश कर रहा, हवा के झोंके और वो पत्तियों का चेहरे पर टकराना मेरी रफ्तार को कम कर रहा था। मैं शिखर तक पहुंचना चाहता था, अभी रास्ता आधा भी नहीं हुआ था। वो चलने की आवाज अब बिल्कुल सामने से आई और उस जगह वो धांस बहुत गहरी थी। मैं छींकने लगा था, कपड़े को 2 बार मुंह पर लपेट लिया था ताकि सांस ले पाऊं, लेकिन ये मिर्ची नाक में ना जाए। सामने से वो आवाज चलने की। लगा मुझे ये भ्रम है, मेरे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है, सच कुछ नहीं है। लेकिन सामने कोई खड़ा था, एक इंसान जिसका वजन 150 किलो होगा। चर्बी ही चर्बी थी और उसका मुंह भी बहुत मोटा, गर्दन के नीचे लटकी हुई बहुत मोटी चर्बी थी। आंखें भी उसकी बंद हो चुकी थीं क्योंकि उसकी भौहों के ऊपर इतना मांस था जो लटक चुका था। शरीर के ऊपर झुर्रियां ही झुर्रियां थे, लेकिन वो मोटा बहुत ज्यादा था। शरीर पर जो कपड़े थे वो बड़े घिसे पिटे और पुराने लग रहे थे। जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि यह कोई भूत होगा, कोई मोटा आदमी है। यही सोचकर मैंने दाईं तरफ से निकलने में समझदारी समझी। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, ना उसे परेशान करना चाहता था, बल्कि चुपचाप यहां से निकलकर एक बार उस जगह को देखना चाहता था मैं। लेकिन वो आदमी जितना करीब मेरे आता गया उतना भयानक होता गया। उसकी चर्बी लटक रही थी जैसे रबर हो, वो और ज्यादा लटक रही। झुर्रियां बढ़ने लगी थी और फिर उसकी वो गूंजती हुई आवाज। वो कुछ बोला तो था, लेकिन उसका मुंह बंद था चर्बी के कारण। कुछ बोला नहीं गया, बस भारी सी आवाज और एक थरथराहट। जब मेरे करीब से ये आवाज आई थी, मैं डर चुका था और जब उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये मेरी गलती है, मुझे दिन के वक्त आना चाहिए था। मैं नीचे की तरफ भागा। वो मेरा पीछा करने लगा और इतना मोटा आदमी इतनी तेज नहीं भाग सकता जितनी उसकी रफ्तार थी। वो मुझे पकड़ना चाहता था, लेकिन ढलान होने के कारण मेरी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज। वो पीछे रह गया और मैं उस पहाड़ी से नीचे उतर पाया। धांस अब सिर्फ पहाड़ियों पर नहीं थी, जमीन पर आ चुकी थी। पीछे से धुएं के धक्के पड़ रहे थे। वो सिर्फ धुआं नहीं था, जैसे सफेद चादर हो जो जोर से जब आपकी पीठ पर टकराती है कुछ दर्द का एहसास भी होता है। मैंने साइकिल का वो ताला जल्दी से खोला और मैं साइकिल भगाने लगा। धांस बढ़ने लगी थी,
अब तो सामने कुछ नजर भी नहीं आ रहा। 2 बार पत्थरों के ऊपर से मैंने साइकिल निकाली थी और वो मेरे करीब ही था। भले ही चलने की आवाज नहीं आ रही, न भागने की, लेकिन उसके वो बोलने की आवाज बेहद करीब से। लेकिन साइकिल मैंने इतनी तेज भगाई थी कि उन पहाड़ियों के बीच से वो घास की चादर को चीरता हुआ मैं बाहर निकल आया था। मैंने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। मैं साइकिल तेज चलाता रहा जब तक अपने गांव की हद तक नहीं पहुंचा। फिर मैंने पीछे मुड़कर उन पहाड़ियों की तरफ देखा था। वो घास पहाड़ियों पर नहीं बल्कि मैदानी इलाके पर थी, जैसे बादल जमीन की तरफ बैठ गए हों। लेकिन वो धुंध नहीं थी, वो धुआं नहीं था, वो घास है घास। और मैं उसके चंगुल में फंसने वाला था। मेरे साथ क्या होता मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और रात के वक्त जब मैं घर आया मौसा मौसी से नजरें छिपा रहा था, लेकिन उन्हें शक होने देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, दोस्तों ने मेरे साथ शरारत की, मुझे एक पेड़ के साथ बांध दिया और वो भाग गए। बड़ी मुश्किल से रस्सी खोलकर आया हूँ। वो 1 घंटा मुझे वहीं पर बंधे रहने देना चाहते थे। मैंने पहले ही रस्सी खोल दी। मेरे मौसा को मुझ पर शक होने लगा था, लेकिन मैं कहानियाँ बहुत अच्छी बनाया करता था, इसीलिए मैं मौसा की शक से बाहर हुआ। और उसके बाद मैंने ये ठान लिया, उस जगह मैं दिन के वक्त ही जाऊंगा। अब दिन के वक्त तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। मैं किसी ऐसे को अपने साथ रखना चाहता था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, लेकिन वो लालची ना हो, वो ज़्यादा समझदार ना हो। किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो शरीर तगड़ा रखे हुए हो लेकिन उसका दिमाग कमज़ोर हो, और मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया था। फिर मैं दिन के वक्त साइकिल चलाकर उसे वहाँ पर लेकर गया, क्योंकि मैंने उससे शर्त लगाई कि जो मैं कर सकता हूँ तू करके देखा, मैं बदले में तुझे कुछ आने दूंगा। वो तैयार हो गया और मैं साइकिल पर उसको लेकर उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। वहाँ कोई घास नहीं थी, दिन के वक्त कुछ भी ऐसा नहीं। दोपहर तक हम उस जगह पर थे जो मेरे मौसा जी की पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर उनके वो पीले दरवाजे के पीछे कोई छेद था ही नहीं, कोई खड्डा था ही नहीं। मैंने उस लड़के को बाहर खड़ा किया, अंदर खोद कर देखा, लेकिन मुझे तो कोई छेद नज़र नहीं आया। कोई भी सोने का बर्तन नज़र नहीं आया, ना चांदी का बर्तन। यानी मौसा मौसी झूठ बोल रहे थे। रात को घास का इतना खतरा उठाकर मैं यहाँ पर आया। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता, मुझे पहले ही दिन के वक्त आना चाहिए था। वो तो मौसा मौसी ने कहा था कि रात के वक्त ऐसा होता है, रात के वक्त बर्तन मिले, रात के वक्त। अब मैं उनसे एक बार पूछूंगा ज़रूर। मैंने ऐसा किया। घर आकर मैं गुस्सा दिखाने लगा कि मुझे आप पूरा सच नहीं बताते, पूरा सच बताइए। वो जानना चाहते थे क्यों, और मैंने बात को घुमा दिया और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि दिन के वक्त उस ज़मीन का बुआ जी इस्तेमाल कर रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। घास की बातें रात के वक्त सुनाई जाती थी और उस समय वो रात के वक्त वहाँ पर थी और उन्हें वो जो सोने का बर्तन था रात के वक्त नज़र आया। और उनका मानना है कि वो छेद भी रात के वक्त नज़र आता है जब घास होती है। खतरा उठाना पड़ेगा तब सोना मिलेगा, इसीलिए हम कहते हैं वहाँ कोई नहीं जा सकता। वो सोना किसी काम का नहीं, क्योंकि सोना लेने के लिए जान देनी पड़ेगी। अब मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहता था कि मैं वहाँ पर रात के वक्त जाऊं, उस घास के अंदर घुसूं और मुझे कोई ताकत नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए मुझे किसी बाबा को ढूंढना होगा, कोई ऐसा जो इसकी जानकारी रखता हो। और आसपास के गांव में सबको पता है घास के बारे में, और कोई घास के अंदर क्यों जाना चाहेगा, मुसीबत क्यों उठाना चाहेगा, तो किसी ने पूछा नहीं होगा। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो मैं तो पूछ सकता हूँ। मैं एक बाबा के पास गया जो एक गांव में डेरा लगाकर बैठे थे। वहाँ पर उनके कई चेले थे
और भक्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद शाम के वक्त मुझे बाबा से मिलने का मौका मिला और बाबा के पांव पकड़कर मैं कहने लगा, बाबा जी मेरा काम बाकियों से अलग है। मैं लालच नहीं करता, मुझे अपने घर में सब कुछ मेहनत से चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी ताकत से मुझे कुछ दें। मैं दुनिया की भलाई चाहता हूँ, लेकिन बस एक छोटी सी परेशानी है। वो परेशानी अगर आप दूर कर दे तो काम अच्छा हो जाएगा। बाबा ने कहा, तुम तो अच्छे लगते हो, तो बताओ तुम्हारा वो छोटा काम क्या है। मैंने कहा, बाबा जी आपको पता है ना, उन पहाड़ियों में वो धांस नजर आती है। उस धांस में प्रेतात्माएं, भूत प्रेत बहुत कुछ नजर आता है जो लोगों को मौत के घाट भी उतार देता है। मुझे उस धांस को खत्म करना है। बाबा ने कहा, यह काम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तुम उस धांस को खत्म क्यों करना चाहते हो, पहले तुम तो बताओ। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। हमारी कुछ ज़मीन है जो उस जगह पर आती है और खेती में मैं कुछ ऐसा उगाना चाहता हूं जिसे रात के वक्त निकालना होगा। ज़मीन किसी काम की नहीं, धांस हर जगह नज़र आती है उन पहाड़ियों पर। तो क्या करें उस जगह का, कुछ ऐसा ही बता दी ताकि उस धांस में मुझे नुकसान ना हो। बाबा बहुत ज़्यादा सोचते रहे और फिर कहने लगे, काम बड़ा मुश्किल है और इसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ। जब कोई भी काली ताकत तुम्हारे करीब आए तो भगवान की ताकत उसे दूर भगाती है, लेकिन वो तो धांस है, धुआं, जो एक तरह से कह सकते हो उसके इलाके की निशानी। उसमें भूत प्रेत छिपकर रहते हैं। दिन के वक्त भी वो धांस अंधेरा कर सकती है अगर ज़रूरत हो तो, लेकिन अगर उसमें भगवान की ज्वाला जलाई जाए। मैंने कहा, ज्वाला यानी कि आग? बाबा ने कहा, नहीं, आग तो साधारण है, वैसे तो पवित्र होती है, लेकिन अगर वो आग पवित्र, बहुत पवित्र हो तो। मैंने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे साफ साफ बताइए। बाबा ने कहा, माता ज्वालामुखी, तुम्हें पता है वहां अग्नि हजारों सालों से ऐसे ही जलती आ रही है और वो माता की अग्नि है। चाहे तुम उस पर पानी डाल दो, उस अग्नि को बुझाया नहीं जा सकता। तुम्हें वहां से ज्वाला लेकर आनी होगी और फिर उस ज्वाला को घी के दीपक पर लगाना होगा। दीपक जलना शुरू हो जाएगा। वो माता रानी की आग होगी। उसे किसी लालटेन के बीच रखना ताकि हवा उसे बुझा ना सके। उस आग को लेकर अगर तुम धांस के अंदर भी जाओगे तो वो धांस तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन एक बात याद रखना, दिया बड़ा होना चाहिए, घी से भरा हुआ, चाहे लालटेन में ही घी डाल लेना। ऊपर बत्ती बनाकर आग जलाकर रखना। आग बुझी, तुम धांस के बीच हुए तो समझो बचने वाले नहीं। आग जलती रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। बाबा ने मुझे एक ऐसा तरीका बता दिया था जिससे मैं माता ज्वाला जी की अग्नि का इस्तेमाल कर सकता था। और यहाँ पर मान्यता है, माता ज्वाला जी की अग्नि तो अकबर तक बुझा नहीं पाया था। मैंने ऐसा किया। मौसा मौसी को मैंने कह दिया कि मैं हिमाचल 2 दिनों के लिए घूमने जाना चाहता हूँ। माता चिंतपूर्णी और माता ज्वाला जी में माथा टेक कर आना चाहता हूँ, लेकिन कार्य तो मेरा खास था। उसके बाद मैं माता चिंतपूर्णी पहुंचा और शाम के वक्त माता ज्वाला जी पहुंचा। वहां पर जो अग्नि थी उसका दीपक जलाया। फिर उस दीपक को लालटेन में रखकर घी डाल डाल कर बड़ी मुश्किल से गांव तक लेकर आया। और जैसा मुझे बाबा जी ने बताया था, उस दीपक से कुछ और दीपक बनाना जो हमेशा जलती रहें, क्योंकि हो सकता है लालटेन की वो आग बुझ जाए तो और भी आग होनी चाहिए, जो वही माता ज्वाला जी की आग होनी चाहिए, ताकि दोबारा ज़रूरत पड़ने पर तुम उस आग को और ज़्यादा बढ़ा सको। घर में मौसा मौसी को मनाना कोई मुश्किल नहीं था, वो तो पहले से धार्मिक थे। कई जगह पर मैंने दीपक रखा और कहा, इसमें घी हमेशा पड़ता रहना चाहिए। बड़े दीपक थे और ऐसे ही लालटेन में घी डालकर बत्ती बनाकर मैंने उस पवित्र अग्नि को जलाया। और रात के वक्त मैंने कहा था, मौसा मौसी ये पवित्र अग्नि है, मैं गांव भ्रमण करना चाहता हूँ
ताकि हमारा गांव पवित्र हो जाए। मौसा मौसी मान गए और मैं अकेला था। साइकिल लेकर जा रहा। एक बड़े बर्तन में घी भी था ताकि घी की कमी नहीं होनी चाहिए, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। लालटेन लेकर जब मैं धांस को देख रहा था, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये अग्नि की रोशनी सभी भूत प्रेतों को और बुरी आत्माओं को दूर रखेगी, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। साइकिल मैंने पेड़ पर बांध दिया था। फिर मैं चलना शुरू हो गया पहाड़ी के ऊपर। यह धांस ऐसी है जो पहाड़ी के ऊपर रहती है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंच जाएं, फिर नीचे भी आएं, तो ये धांस आपका पीछा करती है। लेकिन माता रानी की ये अग्नि मुझे बचाए हुए थी। वो लालटेन को लेकर मैं पहाड़ी के ऊपर था और मैंने महसूस किया अग्नि के करीब ये धांस कम हो रही है। जैसे जैसे मैं पहाड़ी पर चढ़ता गया, धांस पहले की तरह गहरी नहीं थी, घनी नहीं थी, बल्कि कमज़ोर सी महसूस हुई और मैं चलते चलते उस जगह तक पहुंच गया। वही जगह जिसके बारे में मौसा जी बता रहे थे। वो पीला दरवाज़ा मैं पहले भी खोल चुका था और उसके पीछे दिन के वक्त कोई छेद नहीं था। मैं अब रात के वक्त आया था। धांस भी यहीं पर है। रात के वक्त वो रास्ता नजर आएगा या नहीं? आंखें बंद करके भगवान का नाम लेकर मैंने वो पीला दरवाज़ा खोला। वो ज़मीन जहां मैंने खड्डा एक तरफ खोद रखा था, कुछ नहीं मिला था। अब वहां पर एक तरफ खड्डा नजर आ रहा। सुनहरी सुनहरी मिट्टी थी वो। ऐसा लग रहा मिट्टी में सोना मिला हुआ हो। और एक तरफ एक छोटी पेड़ की जड़, जहां से नीचे जाने का रास्ता, क्योंकि नीचे से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। दूर दूर से इन पहाड़ियों के ऊपर आवाज़ें आ रही। ये आवाज़ें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस राक्षस की वो आवाज़ें मैंने सुनी थी। मुझे महसूस हुआ इस धांस में मुझे उड़ते हुए बड़े बड़े चमगादड़ नजर आ रहे हैं। सांस लेने की आवाज़ें करीब से आती हैं और मैं बार बार इस लालटेन को घुमाता। फिर मैंने और घी डाला। मैं घी हमेशा भरा रखना चाहता था। ये रोशनी के कारण मैं बचा रहा और उस छेद के अंदर देखना चाहता था। जैसे ही मैं उस छेद के अंदर गया, इतना साफ था, किसी ज़माने में ये किला रहा होगा। किले के नीचे कई कमरे होंगे, कई माले बने होंगे। तो उस छेद के अंदर मैंने चमकते हुए धातु के बर्तन देखे। कुछ चांदी के बर्तन, कुछ पीतल के बर्तन, और सोने की चमक तो बिल्कुल अलग होती है। जब मैं एक बर्तन को उठाने वाला था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक दीवार से एक चेहरा बाहर की तरफ आया और वो मुझे पुकार रहा था, गुरमेल, गुरमेल, तुम चले जाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं उस चेहरे को पहचान सकता था। मौसा जी की बुआ जी। उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन मैं उनसे कई बार मिल चुका था। उनकी तो मौत हो चुकी है ना। यहाँ पर झुंड ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन ये कैसे संभव है? दीवारों पर और भी चेहरे उभरने लगे थे। सब यही कह रहे, चले जाओ, चले जाओ, इससे पहले कि हमारा हिस्सा बन जाओ तुम, चले जाओ। उनकी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया, लेकिन मेरे हाथ में माता रानी की वो ज्वाला थी। जब तक ये ज्वाला जल रही है, इसकी आग के कारण कोई बुरी ताकत मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकती। तो मैंने एक बड़ा थैला अपने पास रखा हुआ। बर्तन बहुत ज़्यादा थे। पहले तो मैं सोने के बर्तनों को थैले में डालना चाहता था, लेकिन उनकी संख्या भी ज़्यादा थी और मुझे कुछ चांदी के बर्तन भी समेटने पड़े। लेकिन वहाँ पीतल के बर्तन, लोहे के बर्तन भी थे। तो मुझे खंगालना पड़ रहा कि काम का कौन सा है, क्योंकि सोने के बर्तन ही लेकर जाऊंगा। मैं सस्ते लोहे के, पीतल के या एल्युमिनियम के बर्तन ले जाकर क्या करूंगा? मैं थैले में समेटने लगा था, लेकिन तब एक आवाज़, एक भयानक आवाज़
वो जितने भी चेहरे थे, वो लाशें जो दीवार पर थी, वो दीवार के अंदर की तरफ धंस गईं। चीख रहे थे वो, जैसे किसी ने उन्हें खींचा हो। और फिर दीवार से एक राक्षस का चेहरा उभरा। वो राक्षस इस रोशनी के कारण तड़प रहा था, उसे दर्द हो रहा था। उसके बावजूद वो मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा, तुम मेरे बर्तनों को नहीं ले जा सकते। इन्हीं बर्तनों के कारण ये सब कैद हैं, लेकिन ये रोशनी, ये ज्वाला तुम्हें ज़्यादा समय बचाकर नहीं रख सकती। अगर मेरी ताकत का विस्तार हुआ तो ये अग्नि बुझ जाएगी और तब तुम भी इस दीवार का हिस्सा बनोगे। मेरे बर्तन यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। फिर वो सभी चेहरे बाहर की तरफ कहने लगे, चले जाओ, बर्तनों को छोड़ दो। ये लालच है, ये लालच है जो यहाँ कैद करने के लिए रखी गई है। छोड़ दो, लालच को छोड़ दो। लेकिन मैं उन बर्तनों को ले जाए बिना यहाँ से खाली हाथ जाने वाला नहीं था। मैं बर्तनों को समेटने लगा और मुझे लगा अब मुझे निकलना चाहिए। लेकिन एक थरथराहट, और ये थरथराहट बड़ी खौफनाक थी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे थे। पत्थर ईंटों का बना हुआ ये विशाल किला होगा। थरथराहट थी तो जमीन भी धंसने लगी थी। लेकिन ऐसा लग रहा जैसे रास्ता बंद हो रहा है। मैं जल्दी से उस छेद से बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन सब कह रहे, छोड़ दो उसका सामान, छोड़ दो, वरना वो तुम्हें भी कैद कर लेगा। लालटेन के अंदर माता की ज्वाला को फड़फड़ाते हुए देखा था मैंने। घबराने लगा था कि अग्नि बुझी तो मैं मरा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था, वो राक्षस उन सबको पकड़े हुए था। पत्थर से बने हुए शरीर थे जिसे वो निचोड़ रहा, और वो दर्द से कराह रहे। मौसा जी की बुआ जी भी वहीं पर थे। ये छेद उनके सामने हुआ। सोने को ले जाने की कोशिश उन्होंने की और लालच से वो दोबारा आई थी। शायद उस रात चंद्र ग्रहण लगा था। यही कारण है कि वो यहाँ से धातु को ले जा पाई। इस राक्षस की ताकत शायद किसी तरह चांद से जुड़ी है। लेकिन अब मैं इन सबको कैसे ले जाऊं? और मैं उन आत्माओं को भी आज़ाद करना चाहता हूं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। पवित्र अग्नि है, और ये जो अग्नि होती है ये काली ताकतों पर कहर बनकर बरसती है। हाथ में मैंने एक दिया रखा, उस अग्नि से उस दिए को जलाया और लालटेन को मैंने घुमा कर मारा था पीछे दीवार के ऊपर। उस राक्षस के चेहरे पर आग इतनी तेजी से बढ़ी। घी था वो, पेट्रोल नहीं, लेकिन आग ऐसे बढ़ी। वो सब लाशें कराह नहीं रही थी, खुश थे। उन्हें आज़ादी मिल रही थी। ये अग्नि उन्हें जला रही और उन्हें मुक्ति दे रही। और ऐसा उस राक्षस के साथ भी हो रहा। बर्तन पिघलने लगे थे। मैं उस बोरे को लेकर उस छेद से बाहर, और उस थरथराहट ने उस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से को अंदर की तरफ धंसा दिया। लेकिन उससे पहले पहले हाथ में दिए को रखे हुए उसे मैं बुझने देना नहीं चाहता था। नीचे की तरफ आ रहा और मुश्किल से बचते बचते साइकिल तक पहुंचा। उस पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा धंस चुका था और धांस भी खत्म हो चुकी थी। उस राक्षस के साथ उस धांस का भी अंत हो गया। और मेरे पास एक बड़ा थैला था, सोने के बर्तनों से भरा हुआ, जिसमें कुछ चांदी के बर्तन भी थे। जितने मैं उठा पाया, वजन ज्यादा था। साइकिल पर बांधकर मैं उस रास्ते से गुजर रहा था जिसे सुरक्षित नहीं माना जाता। मेरे पास सोने की चीजें थी। घबराया हुआ, लेकिन एक हाथ में दिए को पकड़ा हुआ। वो बर्तन गिरते हैं तो गिर जाएं, दिया नहीं बुझना चाहिए। क्या पता वो धांस यहां से उठे और मुझे मौत के घाट उतार दे। मैंने उस दिए को घर आकर आंगन में रखा था और उस बोरे को कमरे में ले आया। मुझे मौसा मौसी ने पूछा था, तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा था,
मैं सुबह बताऊंगा। और सुबह के वक्त उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैले में मैं लेकर आया था सोने चांदी के बर्तन, वो भी भारी भारी। होश उड़ गए और मौसी तो रोने लगी थी कि तुम पागल हो, लालच के लिए उस जगह गए, धांस में अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता। मैंने कहा उसका अंत हुआ। मैंने मौसा जी की, बुआ जी का बदला लिया। ऐसे उन सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल मौसा मौसी ने भी किया था और हमारे परिवार ने भी किया। उसके बारे में किसी और को जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे परिवार में जितने भी सदस्य थे सब में हमने सोने चांदी के बर्तनों को पिघला पिघला कर सिक्के बनाकर बांटा था, जिससे सभी के पास अच्छे रुपए आए। और ऐसे हमारा परिवार, जो पहले इतना अमीर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उनके पास कई एकड़ जमीन आ गई। और ऐसे मेरे बच्चे 1942 में मैंने मौत से खेलकर उस धांस का सामना किया था। और मुझे ये भी पता है कि धांस एक शाप से बनती है। जितना भयानक शाप उतना गहरा धुआं, और भी ज्यादा भयानक श्राप तो वो धुआं धांस में बदल जाता है। तो ऐसे मेरे दादाजी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी और आज तक ये हमारे परिवार में सुनाई जाती है। क्योंकि मैं बचपन में पूछा करता था कि दादाजी आपने ऐसा कौन सा काम किया था जो हम इतने अमीर हो गए। अमृतसर में हमारी इतनी बड़ी जमीनें हैं कि हमारे परिवार को काम तक नहीं करना पड़ता। और दादाजी ने ये कहानी सुनाई थी और कहा था किसी और को मत बताना, कुछ राज हमेशा राज रहने चाहिए।